वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना लाइट चैप्टर का करना है, देखो इससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर बेटे हमने मिरर्स के बारे में जाना था कि सर जो प्लेन मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उनसे रे ऑफ लाइट जब टकराती है, उनके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती थी, जिस फेनोमेनन को बेटे हम कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी जाने थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो वो सारी बातें हम पहले कर चुके हैं बेटे। आज से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने आगे चलकर है ना सेम जैसे कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर पढ़े थे, सेम ऐसे ही हमने कॉन्केव और कन्वेक्स लेंसेज को भी डिस्कस करना है। तो बेटे लेंसेज जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन पर काम नहीं करते, लेंसेज जो है बेटे वो काम करते हैं रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, तो पहले हम आज यही पढ़ेंगे सर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में बेटे फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इनमें डिफरेंशिएट बताया भी था, लेकिन आप लोग यदि भूल गए हैं तो एक बार जल्दी से देख लेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है सर, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर है इससे रे ऑफ लाइट आएगी, ये इंसिडेंट रे थी, है ना, ये इंसिडेंट रे आई इस पॉइंट पर, क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इससे टकराने के बाद क्या हो जाती थी, ये अपने पास क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इस पी पॉइंट पर क्या डालते थे हम बेटे, नॉर्मल। ये अपने पास क्या था, नॉर्मल। नॉर्मल ने जो इसके साथ में एंगल बनाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ऐसे था। लेकिन अब हमने बात किसके बारे में करनी है, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन जरा समझना ध्यान से कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटे। रिफ्रैक्शन को मैं जरा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास बेटे, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन को मैं बोल देता हूँ ए बी। अब जो ये ए बी लाइन बेटे मैंने ड्रॉ की है, इसका मतलब जरा समझना, इस ए बी के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर बेटे हमारे पास एक मीडियम है एयर। कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। ठीक है, मीडियम हम किसे कहते हैं, कोई आपसे ये पूछे सर व्हाट इज मीडियम, तो मीडियम बेटे हम किसी भी उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट जो है वो इजीली ट्रेवल कर सके। ठीक है, एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, जिसके अंदर से लाइट जो है वो पास हो सके, लाइट ट्रेवल कर सके, उस सब्सटेंस को बेटे, उस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, ये जो ए बी लाइन मैंने ड्रॉ की, इस ए बी लाइन के बेटे एक साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर। तो यहां पर ये हमारे पास मीडियम था एयर, ये देखिए। ठीक है, और इस ए बी के राइट साइड में यहां पर बेटे हमारे पास जो मीडियम है वो मैं मान लेता हूं सर, यहां पर जो मीडियम है वो ग्लास, ये अपने पास हो गया सर मीडियम ग्लास। ठीक है, ये ए बी के राइट साइड में है और ए बी के लेफ्ट साइड में क्या है, एयर। अब जरा ध्यान से समझना, अब हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये अपने पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब जैसे ही इंसिडेंट रे, आप मुझे बताओ इंसिडेंट रे पहले कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर एयर थी सब जगह। जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आप मुझे बताओ होगा क्या, होगा ये सर कि उसका मीडियम चेंज होने वाला है। इस लाइन के बाद, इस पॉइंट के बाद जब वो आगे बढ़ेगी तो उस लाइट का, इस लाइट का मीडियम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। देखो अब तक हमने ये बात पढ़ी थी सर कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दिस इज ट्रू। बट इसके लिए बेटे कंडीशन है, क्या, वो तब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहेगी जब तक उसका मीडियम चेंज ना हो। जब तक उसका क्या ना चेंज हो, मीडियम चेंज नहीं होगा ना, तब तक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जैसे कि अब कर रही थी वो। यहाँ पर भी मीडियम एयर था तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन जैसे वो इस पॉइंट पर पहुंची, पी पॉइंट के बाद, तो बेटे अब उसका मीडियम चेंज होने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पर राइट साइड में मैंने क्या बताया कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ग्लास है, यहाँ पर जो मीडियम है ना ये अपने पास ग्लास मीडियम है। तो अब क्या होगा सर, अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। क्या बताया, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अपना मीडियम चेंज करेगी, तो वो अपना पाथ भी चेंज कर लेती है, वो हल्की सी बैंड हो जाती है। वो डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पर।
ठीक है, वो सारी बातें हम बाद में जान लेंगे। पहले अब मुझे बताओ ये जो P है, ये इसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे वहां पर हमने बोला था मिरर के केस में, अब इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे सर? नॉर्मल। तो ये अपने पास क्या बेटा? ये नॉर्मल है, तो ये हो गया सर अपने पास नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब जो ये नॉर्मल है, अब आप मुझे बताओ ये रे ऑफ लाइट जो थी, यदि यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधे ऐसे जानी थी, ठीक है। अब जरा बात ध्यान से समझना, सर ये जो एयर है, एयर की डेंसिटी, एयर मीडियम की जो डेंसिटी है बेटे, वो ग्लास मीडियम से, ग्लास वाले मीडियम से कम होती है। तो ये जो एयर है ना बेटे, ये लाइटर मीडियम है। ये नेचर में कैसा मीडियम है सर? ये लाइटर मीडियम है, ठीक है। जो ग्लास है बेटे, ये नेचर में कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम हो गया सर? डेंसर मीडियम हो गया। तो एक बात को जरा ध्यान से समझना, जब भी लाइट रे लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? लाइटर मीडियम से, हल्के मीडियम से एक भारी मीडियम में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उसका पाथ चेंज होगा। देखो ये एक्चुअल पाथ तो इसका ये था, ये सीधी जानी थी यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के बाद उसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये लाइट रे बैंड हो जाएगी। अब बैंड कैसे होगी सर? एक तो रास्ता ये है कि इस डायरेक्शन में ऐसे बैंड हो जाएगी, ये अपने पास रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी, ठीक है। एक तो रास्ता ये है। दूसरा क्या है सर? ये लाइट रे इस अपने एक्चुअल पाथ से ऊपर की ओर ऐसे बैंड हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। अब कौन सी वाली रेट करेक्ट है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में बैंड होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैंड होगी? वो डिपेंड करता है कि लाइट रे यदि लाइटर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो बेटे वो बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। मैंने यहां पे लिख दिया बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कब? जब लाइटर से कहां जाएगी? डेंसर मीडियम में, तो किधर बैंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आप मुझे बताओ, ये नॉर्मल ऊपर था, अब लाइट रे का ये एक्चुअल पाथ था बेटे, अब ये देखो नॉर्मल तो ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर की ओर चली गई, देखो ये, तो यानी कि ये वाली लाइट रे सही है, कौन सी? ऊपर वाली। ये रिफ्रैक्टेड ये सही है। ये देखो यदि ये डाउनवर्ड आती नीचे की डायरेक्शन में तो नॉर्मल तो ऊपर रह गया, तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। तो अब ये तो मैंने लिखा नहीं, मैंने क्या लिखा? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है कि सर वो नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ बैंड होगी। तो इस बात को जरा समझ में आई बात? देखो दोबारा से इस बात को समझ लेंगे, मैं फिर से बताता हूं क्या कि सर ये जो लाइट रे थी, ये इस लाइट रे का ये एक्चुअल पाथ था, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये मीडियम एयर कैसा था? लाइटर। ये मीडियम कैसा था? डेंसर। तो लाइट रे बैंड होगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल का है ऊपर की ओर है, तो ये इस पाथ पर ना जा करके ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये तो एक्चुअल पाथ था, ये बैंड हो जाएगी ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी, यानी कि ये एक्चुअल पाथ था, ये रिफ्रैक्टेड रे अपने पास। तो इसको मैं एक्चुअल पाथ को मिटा देता हूं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे बेटे, जब ये लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो लाइट रे जो कि स्ट्रेट जानी थी वो बैंड हो गई है। बैंड कौन सी डायरेक्शन में हुई है? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट लाइटर टू कहां जा रही थी? डेंसर मीडियम जा रही थी, ठीक है। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा देखो जरा, एक और बात समझ लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे बेटे ये अपने पास मीडियम था ग्लास, और यहां पर ये मीडियम है एयर। ये पीक्यू लाइन है, ठीक है। ऊपर जो मीडियम है वो कौन सा है? ग्लास। नीचे जो मीडियम है वो कौन सा है? एयर। तो ये ग्लास वाला मीडियम है और ये एयर मीडियम है। अब जरा समझना, अब जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, ये इंसिडेंट रे, ये अपने पास क्या हो गया सर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा सर? नॉर्मल। ये अपने पास क्या आ गया सर? नॉर्मल। ये N1 N2 ये क्या हो गया सर? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जरा बताना मुझे, ये मीडियम कैसा है सर? डेंसर है। ये मीडियम कैसा है सर? लाइटर है। लाइटर मतलब हल्का है, या फिर इस लाइटर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर भी बोल देते हैं या लाइटर भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। रेयरर कह लीजिए या लाइटर कह लीजिए।
अब मुझे बताओ, अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है ना। कहां जा रही है? डेंसर टू लाइटर, ऐसे जा रही है। तो जब ये ऐसे जाएगी ना तो बेटे लाइट रे बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रे कैसे बैंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप यहां पे लिख देंगे सर बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये अपने पास ग्लास मीडियम था। ग्लास जो मीडियम था वो कैसा था बेटे? डेंसर था। एयर जो मीडियम था वो कैसा था? लाइटर था। अब की बार लाइट रे पहले कैसे ट्रेवल कर रही थी? ग्लास वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, बाद में किस में एंटर कर रही है? वो रेयर मीडियम में, लाइटर मीडियम में। तो अब की बार बैंड किधर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखना जरा, ये एक्चुअल पाथ था लाइट रे का। ठीक है, डॉटेड लाइन से जो दिखाया वो एक्चुअल पाथ है, ये स्ट्रेट जा रही थी ऐसे। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट के बाद मीडियम चेंज हो गया तो इस पॉइंट के बाद इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो नॉर्मल तो ये रहा, तो यदि ये इधर से इधर आएगी तो टुवर्ड्स हो गया ना, इधर आएगी तो। यदि ये ऐसे आएगी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई, तो ये तो गलत है। ये बैंड किधर होगी बताओ जरा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? ये नॉर्मल वाली लाइन नहीं है, ये तो अपने पास मीडियम था। इस पर मैंने मीडियम ऐसे डिफरेंशिएट किए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बैंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो बैंड होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई बच्चे ये सोचे सर ये नॉर्मल है। ठीक है भाई, बोलो ये बात समझ में आ गई? तो अब इस एक्चुअल पाथ को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों केसेस में ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि सर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, वो बैंड हो जाती है। ठीक है, यदि वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। और यदि वो बेटे डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम में गई है तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर ये बात? इतनी सी बात मैंने इस बात से समझानी थी। अब मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे, ये अपने पास नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे ने जो इस नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बनाया इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे थी? ये रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसको। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां पर बताओ सर ये इंसिडेंट रे, ये अपने पास नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल था, तो इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इस रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया, ये कौन सी रे थी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो ये बात समझ में आ गई है? पक्का? ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे पहले तो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे बेटे, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है? चलिए, तो आप लोगों ने यहां से सीखा क्या बेटे? आप लोगों ने यहां से सीखा ये कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कोई पूछे आपसे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये बताएंगे, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन ए लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे, when a light ray passes from one medium to another, one medium to another medium। बोलो एक डेफिनेशन और बता दूं इजी सी, देखना जरा क्या है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन और देख लो, या तो ये लिख सकते हैं। एक इजी डेफिनेशन और बता देता हूं, रिफ्रैक्शन की एक इजी डेफिनेशन और भी है क्या? बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम
व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बोलो, ये बात समझ में आई? क्या बताइए? या तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जांपल ये देख लो जरा, मैंने अभी आपको बताया सर कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास ये ए बी ये लाइन थी। अब इस लाइन के ऊपर वाला जो मीडियम था वो क्या था बेटे? एयर था। इस लाइन के नीचे वाला जो मीडियम था वो क्या था? ग्लास था। ठीक है, अब जरा देखो, ये एयर जो है वो कैसा मीडियम है? ये रेयरर मीडियम है। ये कैसा मीडियम बेटे? ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तीसरी बार मैं ये बात समझा रहा हूं आपको, अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये देखो, ये अपने पास क्या है? इंसिडेंट रे आई। अब ये जो क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया सर P। अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे सर। ये नॉर्मल अपने पास जो परपेंडिकुलर होता है था, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल। यहाँ पर ये जो फेस था इसके ऊपर। अब देखो जरा, अब ये जो नॉर्मल है ना बेटे, ये रे ऑफ लाइट का ये एक्चुअल पाथ था। ठीक है, अब ये बैंड किधर होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयरर टू कहां आ रही है? डेंसर। रेयरर टू डेंसर आएगी तो किधर बैंड होगी? लाइट रे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बताओ जरा मुझे, बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल तो नीचे था, तो ये लाइट रे इधर बैंड हो जाएगी ऐसे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है सर। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ने, सॉरी, जो इंसिडेंट रे था उसने नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई हो गया। रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाया बेटे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। बोलो, ये बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख लेंगे। यदि बेटे डेंसर टू रेयरर जाती, इससे उल्टा होता, तो कैसे बैंड होती? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, वो दोनों बातें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई हैं बच्चे? अब जरा यहाँ पे बात समझना। अब हमने बेटे ये पढ़ना है सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो जरा आप लोग मुझे बताइए। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई आपसे ये पूछे कि सर लाइट रे बेंड क्यों हो रही है, कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंड हो क्यों रही है, कोई आपसे यदि ये बात पूछे तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कारण है इसके बैंड होने का, तो आप ये बताएंगे सर इसके बैंड होने का कारण ये है कि ये जो मीडियम था एयर, इस एयर वाले मीडियम में मैं आपको बताता हूं, इस एयर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो होती थी बेटे 3 इंटू 10 की पावर 8, या फिर इधर लिख लेते हैं इस बात को। देखो जब ये एयर वाले मीडियम में थी ना, ये एयर जो मीडियम था, ठीक है, इस एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती थी, बोलो होती थी। लेकिन जैसे वो ग्लास वाले मीडियम में एंटर की ना, इस मीडियम में एंटर करने के बाद, ये देखो इस मीडियम में एंटर करने के बाद ग्लास वाले मीडियम में, इस मीडियम के अंदर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो है बेटे 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप मुझे बताइए जरा, मीडियम चेंज हो जाने से एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, एक बात सिंपल सी ये बात समझ लो बेटे कि डिफरेंट मीडियम्स, सर इन डिफरेंट मीडियम्स स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर बेटे जो लाइट की जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो भी डिफरेंट होती है। तो इसी के कारण ही उसे अपना पाथ चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट एयर वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, इस एयर वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, तो उसकी स्पीड थी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में एंटर की
तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई अब चेंज होकर के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी जो लाइट में चेंज आया, उसकी लाइट की स्पीड में जो चेंज आया, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी के कारण लाइट रे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता था सर, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर बताओ कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ड्यू टू change in speed of light, due to change in speed of light when it travels from one medium to another medium, when it travels from one medium to another medium, ठीक है, ये बेटे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। वो लोग बात समझ में आ गई है। तो ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर और पढ़ते हैं आगे। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पॉज कीजिए बेटे जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं। अब बेटे देखो हमने ये पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है सर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ना है जरा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझने से पहले फिर से देख लेंगे। ये अपने पास बेटे मैंने क्या बताया, ए बी एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर मीडियम कौन सा था, एयर, इस लाइन के नीचे कौन सा मीडियम था, अब की बार मीडियम चेंज कर लेते हैं, चलो वाटर मीडियम कर लिया मैंने, ठीक है, वाटर वाला मीडियम कर लिया। अब ये जो एयर जो मीडियम है बेटे ये रेयरर है, ठीक है, ये वाटर जो मीडियम है बेटे ये डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। एयर के कंपेरेटिवली ये मीडियम जो है वो कैसा है, डेंसर है। अब ये रे ऑफ लाइट आई हमारे पास, ठीक है, ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया सर, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया बेटे, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये तो एक्चुअल पाथ था इसका, ठीक है, ये तो एक्चुअल पाथ था, डॉटेड लाइन से तो दिखाया। किधर बेंड होगी, रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी बैंड। तो बताओ जरा कैसे हो जाएगी बैंड, ये टुवर्ड्स नॉर्मल तो इधर अंदर की ओर आ जाएगी, तो ये ऐसे बैंड होगी। और अच्छे से बना देते हैं इसको, ये इंसिडेंट रे, ये एक्चुअल पाथ, ठीक है, ये बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये अपने पास आ गई सर रिफ्रैक्टेड। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो ये एंगल आई और एंगल आर हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे पढ़ेंगे सर, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा सर, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है बेटे, ये तीनों, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो जरा, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस are all lie in the same plane, are all lie in the
सेम प्लेन, ये सब के सब एक ही प्लेन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने पढ़ना बेटे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी जरा समझ लेंगे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसी के सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं हम? स्नेल्स लॉ। बेटे ये पेपर में आता है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसके ऊपर लिख लेंगे बकायदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक प्रकार से गोल्डन लॉ है ये पेपर में आने के लिए। ये आता है बच्चे पेपर के अंदर स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ होता क्या है जरा वो समझ लेंगे पहले। देखो आपने ये पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ तो सेम था जैसे इसका है, बिल्कुल सेम है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, याद हो तो रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था। आप मुझे इसमें देखकर बताओ, क्या ये एंगल I R की इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये यहाँ से एक्चुअल पाथ था। यदि ये पूरा एंगल तो इक्वल हो जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। लेकिन क्या ये एंगल I और R इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आएगा आप ये बताएंगे सर, क्या कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आप सोच रहे हो सर ये साइन क्या है? साइन बटे आपने मैथ्स में 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो दोनों ही चैप्टर आपके मैथ्स के अंदर इस बार इंक्लूडेड है सिलेबस में। तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। सर ये जो साइन जो होता है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये, ठीक है, तो इनके बारे में वरीड नहीं करना है आपने। मैंने क्या बोला सर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। बस ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में ऊपर लिखना है। बस क्या बताया सर? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या बताया सर? द साइन ऑफ SINE, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is always constant for the given pair of medium, बोलो इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। वो ये कहना चाह रहा है कि सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एंगल अपने पास 30 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल 25 डिग्री है, ठीक है, यानी कि 5 डिग्री कम हो गया, ये इधर आ गई देखो फ्लाइट। तो जितना एंगल कम होता जाएगा इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो, साइन की कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना बेटे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपने ये 30 से इस एंगल को चेंज करके 45 कर दिया, तो ये एंगल भी चेंज होकर के 35 या 40 हो जाएगा। तो ये एंगल चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, जिसकी वजह से इनका रेशियो जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि यदि एंगल I को चेंज करेंगे तो एंगल R ऑटोमेटिकली इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा कि इनका रेशियो जितना पहले आ रहा था उतना ही बाद में भी आएगा, ठीक है। तो यही स्नेल्स लॉ है। बोलकर बताओ जल्दी से, क्या बताया मैंने? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब तक कब तक? जब तक ये मीडियम चेंज ना हो, यानी कि ये मीडियम एयर ही रहे और ये वाटर ही रहे तो ये रेशियो सेम आता रहेगा। यदि ये मीडियम एयर और इसको फिर मैं ग्लास कर दूं तो मीडियम ही चेंज हो गया अब तो दूसरे वाला,
ठीक है, जब तक ये पेयर, ये एयर और वाटर का ही कॉम्बिनेशन रहेगा ना, तब तक तो ये कांस्टेंट आएगा। लेकिन यदि मैं ये मीडियम का पेयर ही चेंज कर दूं तो बात अलग है, तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था बेटे स्नेल्स लॉ। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? अब जरा देखिए इस बात को फिर से समझते हैं। अब बेटे आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वहां से उसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। ऊपर वाला फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको मैं रब कर रहा हूं। ये सारा कुछ नोट डाउन कर लेना भाई नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, अब बच्चे देखिए सेकंड चीज, ये जो कांस्टेंट आया मैंने क्या बताया, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, जो कि ये कांस्टेंट आया है बेटे। ये जो कांस्टेंट आया ना, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन से वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ये बताओ? ये जो कांस्टेंट आया ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा सर? मीडियम सेकंड का आएगा, यानी कि जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में एंटर की है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से ये बात समझना सर, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर करके जो भी ये वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन जो ये वैल्यू आएगी इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ बेटे। वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो उस मीडियम का आएगा जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में एंटर की है, यानी कि जिसमें आपका रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे कौन से वाले मीडियम में है? वाटर वाले मीडियम में है। तो ये जो कांस्टेंट आएगा वो इस वाटर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आता है वो हमेशा ही। और यदि हम इस केस की बात करें तो आप मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to WRT, with respect to air, with respect to air, refractive index of water with respect to air। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लो जरा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन दिखाया ये, एन का मतलब ये एन नहीं है, वैसे नीटा बोलते हैं, आप इसको एन बोल सकते हैं। ये एन को थोड़ा सा नीचे से कर्व करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है सर? वाटर का। यहाँ पर नीचे लिखना है वाटर और यहाँ पर क्या लिखना है आगे? एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये सिंबल होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को कैसे डिनोट करते हैं? एन, आगे क्या लिखेंगे? वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर के इक्वल होगा, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि कांस्टेंट रहेगा इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए जब तक ये दोनों मीडियम रहेंगे। ठीक है, बोलो ये काम हो जाएगा। अब जल्दी से इनको नोट डाउन करेंगे, मैं सबको रब कर रहा हूं, फिर हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, चलिए तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद अब जरा समझिए। देखो भाई, ये अपने पास बेटे मीडियम 1, ये मैंने मान लिया मीडियम 1 है कोई। ठीक है, ये मैंने मान लिया मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। कोई भी मान लिया मैंने, कुछ भी, कोई भी मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं सर ये वाला जो मीडियम है ना वो रेयरर मीडियम है, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है वो कम है, और ये वाला मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ गई। और ये अपने पास क्या थी सर? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये यहां से क्या ड्रॉ किया हमने? N1 N2 क्या ड्रॉ कर दिया सर? नॉर्मल।
अब ये बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी, तो ये एंगल आर आ गया, ये एंगल आई आ गया। इतनी बातें तो हम जान चुके हैं, ठीक है। एक बात और जरा समझना, मैंने आपको ये बताया सर कि यदि एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, वन मीडियम से, इस फर्स्ट वाले मीडियम से कहा जा रही है, ये सेकंड वाले मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, फर्स्ट टू सेकंड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कौन से मीडियम का आता है, सेकंड वाले का, जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में एंटर करती है, जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में एंटर करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आएगा एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये किसके इक्वल होगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर के इक्वल होगा। और यदि ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया सर, ये ए बी भाई मीडियम था, अब ये रे ऑफ लाइट आई और ये ऐसे चली गई इसमें से, ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट रे है, एरो उल्टी बना देते हैं अब की बार, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, देखना जरा ध्यान से, एरो पर ध्यान दें बच्चे, नीचे से रे ऑफ लाइट आई, वो बैंड होके ऐसे चली गई, ठीक है। ये मीडियम वन था, ये मीडियम टू है, ये अपने पास इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड है। अब मुझे बताओ अब कौन से मीडियम का आएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए आप, ये लो, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का आएगा, रे ऑफ लाइट बाद में किस में गई है, पहले इसमें थी सेकंड वाले में, बाद में कौन से में गई है, फर्स्ट वाले में गई है, तो रिफ्रैक्टेड रे तो फर्स्ट वाले में बनी है, तो अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मीडियम वन का विद रिस्पेक्ट टू टू, जो कि होगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर के इक्वल। बोलो ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं पक्का। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है बेटे। मैंने इन दोनों का मतलब समझाने का केवल एक ही था दोनों डायग्राम का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का आता है बेटे जिसमें रे ऑफ लाइट बाद में एंटर करती है, बस इतनी सी बात ध्यान रखें। फर्स्ट वाले केस में रे ऑफ लाइट पहले फर्स्ट मीडियम में थी, बाद में वो सेकंड मीडियम में आई, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। इस वाले डायग्राम में रे ऑफ लाइट पहले सेकंड मीडियम में थी, बाद में फर्स्ट मीडियम में गई है, इसलिए मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। बोलो ये बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। चलिए अब एक बात जरा समझना, यदि आपको ये एंगल नहीं दे रखे, यदि आपके पास न्यूमेरिकल आए और उसके अंदर आपको ये एंगल्स ही गिवन नहीं है और वो आपसे पूछे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एक लास्ट फॉर्मूला इस क्लास का वो देख लीजिए। आपने क्या करना है, आपने मैंने जैसे ये बात बताई सर, इस जो फर्स्ट मीडियम था, इस फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान ली मैंने v1 थी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए जरा जल्दी से। देखो बेटे, ये अपने पास रे ऑफ लाइट थी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये अपने पास मीडियम था 1, ये मीडियम था 2, रे ऑफ लाइट आई यहां से ऐसे, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब जरा समझना, मैं ये कह रहा हूं बेटे कि इस फर्स्ट वाले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैंने मान ली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू, मैंने मान ली v1, कितनी है v1। सेकेंड वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वो मैंने मान ली v2, यानी कि इस मीडियम में स्पीड कितनी थी, v1 स्पीड थी, इस मीडियम में स्पीड कितनी हो गई, v2। मैंने जैसे आपको बताया, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड में चेंज आता है ना, तो चेंज कितना, यहाँ पे v1 थी, यहाँ पर कितनी होगी, दूसरे वाले मीडियम में v2 होगी। अलग अलग डेंसिटी के मीडियम थे दोनों, ठीक है, दोनों मीडियम की डेंसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। अब जरा समझना, एंगल आई और एंगल आर आपको दिया नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल नहीं दे रखा हुआ, आपसे पूछो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले तो मुझे ये बताएंगे सर कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, सेकंड का आएगा। किसका आएगा, सेकंड का, क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट बाद में रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, और या तो इसको लिखो क्या, साइन आई
डिवाइड बाई साइन आर। लेकिन साइन आई और साइन आर यदि दे रखे हैं तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन यदि ये एंगल आई और एंगल आर आपको नहीं दिए गए हैं तो फिर आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक फॉर्मूला बेटे ये भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन आप ऐसे निकाल सकते थे सर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो बेटे आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे। ये क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले स्पीड कितनी थी? v1, बाद में स्पीड कितनी हो गई? v2। ऐसे भाई, पहले स्पीड कितनी थी? v1 फर्स्ट मीडियम में, सेकंड में कितनी हो गई? v2। तो n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अच्छा, आपको यदि रीड करना है इसको, कैसे रीड करेंगे? इसका स्टेटमेंट का मतलब मैंने बार बार समझाया, फिर से सुन लो बच्चे लास्ट टाइम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? तो बच्चे ये ऐसे करते हैं। एक बात और समझ लेते हैं, यदि सेम एक बात छोटा सा वहां समझ लो, जैसे ये अपने पास मीडियम था, अब की बार रे ऑफ लाइट ये ऐसे आई है, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, सेम वही बात, यहाँ पे स्पीड कितनी है? v1, यहाँ पर स्पीड कितनी है? v2। जरा समझना इस बात को, मुझे देखकर बताओ जल्दी से। अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का आएगा? सेकंड मीडियम से कहां गई है? फर्स्ट मीडियम में गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? मीडियम फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? सर पहले स्पीड कितनी थी? v2, बाद में कितनी हो गई? v1। तो अब आएगा v2 बाई v1। अब ये हो जाएगा, समझ में आई ये बात? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, और जो ये सेकंड फॉर्मूला है ये वाला, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। देखो जरा, बेटे पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, देखो जरा, फिर मैं अब कर रहा हूं इसको। तो आप लोगों ने ये पढ़ा सर क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बोलो, यही होता था। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो जरा बेटे, इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, वहां देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को v1 से दिखा लो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को v2 से दिखा लो, तो ये तो आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक और बात समझो, यदि आपको ये दिखाना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप कैसे दिखाएंगे बेटे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बोलो, ये तो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बोलो, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी।
तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, और थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बना रहा हूँ बेटे। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मीडियम को दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 मल्टीप्लाई बाई V2 अपॉन V1। देखो मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड को, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1। V2 से V2 क्या हो गया कैंसिल, V1 से V1 क्या हो गया कैंसिल। तो मुझे बताओ ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1। बोलो एक रिलेशन ये आ गया। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको आप लोग ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर बेटे एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए। आपको किसी ने ये दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 3/2 है, दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 3/2 गिवन है, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आपने क्या देखा सर, ये दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा कर दीजिए बस, क्या हो जाएगा 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा। इफ यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये है तो आपने ये फाइंड आउट करना था, तो इसका क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूलेस को सबको लर्न कर लेंगे बेटे, सभी के सभी फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस क्लास को एक बार दोबारा से 2 बार रिपीट कर करके देखें, तब यहाँ पर बात बनेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।